मान लीजिए वायरस आ ही जाए, तो वायरस से युद्ध तो किया नहीं जा सकता, इतना छोटा पार्टिकल है, उससे क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको अगर रिपेट्राइज करते हैं, होम्योपैथिक टेक्निक होती है रिपेट्राइजेशन, इस रिपेट्राइजेशन टेक्निक के बेसिस पर इन सब सिम्टम्स के लिए ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV, तो शार्ट में इसको HMPV बोलते हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। आज की डेट में काफी हल्ला मचा हुआ है कि एक कोरोना फिर से दोबारा आ रहा है या फिर आने की संभावना है या फिर चल पड़ा है, डराया जा रहा है। और इस डर में आप कुछ चीजें करना शुरू कर देंगे, इससे बाजार का फायदा होगा। हैंड वॉश खरीदेंगे, मास्क खरीदेंगे, साबुन से हाथ धुलेंगे, हाथ धुलते रहेंगे। तो इस तरह से एक उसके पीछे जो बाजारवाद कारण है, जो बाजार की जो सामान बिकने चाहिए, उसके बैकग्राउंड में यही सब है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के सिम्टम्स अगर देखेंगे तो इस तरह से सिम्टम्स हैं जो साधारण से सर्दी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं। फीवर हो सकता है, कफ, थोड़ी खांसी आ सकती है, या फिर नेजल कंजेशन, नाक से पानी या फिर छींक आ सकती है। सोर थ्रोट, गले में थोड़ा सा खराश टाइप हो सकती है, फटीग या फिर शार्पनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सिम्टम्स साधारण फ्लू के सिम्टम्स हैं। सब एक नॉर्मल फ्लू में सर्दी जुकाम जब होता है तो इसी टाइप का आता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग इंटेंसिटी का सिम्टम्स होता है। अब इसको इतना बड़ा सा बनाया जा रहा है कि अब आ रहा है, सब लोगों की मौत निश्चित है, और खासतौर से छोटे बच्चों के लिए, कि छोटे बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अब कोई भी छोटा बच्चा है, परिवार सभी लोग चाहते हैं कि उसको सर्दी जुकाम ना होने पाए, मैं भी यही चाहता हूं। अब उसके दुखी होने से, सर्दी जुकाम होने से पूरे परिवार दुखी हो जाएगा, इसलिए हुआ फैलाया जा रहा है कि बच्चों में ज्यादा देखा जाएगा। अब बच्चों में ज्यादा देखा जाएगा तो यानी आप अलर्ट हो जाइए, साबुन तेल खरीदते रहिए, हाथ पैर धुलते रहिए, मास्क भी खरीदते रहिए, यानी बाजारवाद उसके बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आपका पैसा बर्बाद होगा चेकअप में, इसी तरीके की और दूसरी चीजों में। जब कोरोना फैला था तो एक महोदय डॉक्टर का छोटा सा वीडियो आप देख रहे होंगे क्लिप, जो एक मूर्ति का बीपी नाप रहे थे, टेम्परेचर नाप रहे थे, उसका हार्ट बीट चेक कर रहे थे कि ठीक चल रही कि नहीं चल रही है। वो भी कहीं किसी एम्स में या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में 5 साल पढ़े होंगे, फिर MS MD कुछ किए होंगे, लेकिन वो चेक कर रहे थे कि उस जो मूर्ति है उसका हार्ट बीट कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। तो अब उनके ज्ञान का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी टाइप के लोग उच्च पदों पर बैठे हैं और वो लोग कंट्रोल करेंगे पूरी मास मीडिया कम्युनिकेशन, ताकि आपको फैलाया जाए, आप डरे रहें। डरा हुआ आदमी ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, होता रहेगा, आप इसके लिए सचेत रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब जो सिम्टम्स हैं सिंपली से फ्लू के सिम्टम्स हैं। जब कोरोना फैला था तो आप देखेंगे एक वीडियो सर्कुलेट कर रहा था कि जैसे एक आदमी को सर्दी जुकाम हुआ था, उससे एक आदमी जाके दूसरा हाथ मिलाता है तो उसके पूरे पैर में कोरोना के सिम्टम्स आ जाते, पूरे पैर में कोरोना जैसा वो होने लगता है, कोरोना पूरे उसके शरीर में पूरा फैल गया। अब वो जाता है तो एक दरवाजा खोलता है, पूरे दरवाजे पर फैल जाता है। फिर एक तीसरा आदमी आता है तो उस दरवाजे को खोलता है तो उस आदमी को हो जाता है। कहने का मतलब कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि वही आदमी धरती पर चल रहा, पूरी धरती पर हो गया, यानी हम भी गिरफ्त में आ गए, ये नहीं बताया गया। सीधी सी बात है, जिस वायरस को धुला जा साफ किया जा सकता है सैनिटाइजर से, हाथ धुलने से, मास्क लगाने से, अगर उसको रोका जा सकता है। मास्क वैसे फर्जी तरीका है, इतना छोटा पार्टिकल होता है कि मास्क को क्रॉस कर जाएगा वो वायरस का पार्टिकल। वायरस काफी छोटा होता है, वो मास्क को क्रॉस कर जाएगा, मास्क लगाना कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको लगवाया जाएगा, आप डर के मारे लगाए रखेंगे। तो इस तरह से डर का माहौल क्रिएट करके कुछ दवाइयां बेचनी है, कुछ टेस्ट करवाने हैं। तो इस तरह से होता है ना कि दीपावली दशहरा आ जाता है तो लोग घर की सफाई कर देते हैं, तो इस तरह से आपके पैसे की सफाई करने की व्यवस्था चल रही है। और ये जो सिम्टम्स हैं पता नहीं कितने सालों से हो रहे हैं। पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोगों में 8 से 10 लोगों को हुआ है। उसके लिए इतनी हाय तौबा है, सड़क पर चलते हुए पता नहीं कितने लोगों के मौत पर डे हो जाती है, डायरिया डिसेंट्री से कितने लोगों की मौत हो जाती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 8 से 10 लोगों को ये वायरस हो चुका है, इसकी खबर आप तक पहुंच चुकी है। अब क्या क्या सिम्टम्स है ये भी आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि कितने लोग हर दिन डायरिया से मर जाते हैं, कितने लोग डिसेंट्री से मर जाते हैं। ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई कोशिश नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है। आएंगे ढेर सारे जो पावरफुल लोग हैं तो आएंगे तो अलर्ट बताएंगे कि सरकार मुस्तैद है। मुस्तैद हो क्या करेगी? वायरस से युद्ध करेगी।
मान लीजिए वायरस आ ही जाए, तो वायरस से युद्ध तो किया नहीं जा सकता, इतना छोटा पार्टिकल, उससे क्या कर सकते हैं हम लोग? तो छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते। तो उसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। इन्फॉर्मेशन आप समझिए कि क्या दिक्कत है, डरिए नहीं, डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया। तो इस तरह से ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, कई लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, मुझे पता है कि लोग डर रहे होंगे कि भैया ये क्या हो गया। तरह तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऐसे आपके साथ फोटोग्राफ्स वीडियो बनाए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं कि डरना तो स्वाभाविक है। डरने से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल्स क्या है कि आप पढ़ें, किताबें पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, उससे आपको रियल इंफॉर्मेशन आएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है और आप उससे बच सकते हैं। अगर ऐसा सिम्टम्स है तो इसको अगर रिपेट्राइज करते हैं, होम्योपैथिक टेक्निक होती है रिपेट्राइजेशन, इस रिपेट्राइजेशन टेक्निक के बेसिस पर इन सब सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में समाधान पहले से ही है। अब एक कंस्पिरेसी ये भी साथ साथ चल रही है कि सब कुछ होगा, ये दवा लो, ऐसे लो, ये टेस्ट कराओ, ढेर सारे टेस्ट बताएंगे आपको, हाथ धुलने के लिए, पैर धुलने के लिए, इवन बोलेंगे कि हमेशा धुलते ही रहो या फिर पानी में ही बैठ जाओ सुबह शाम दोपहर रात। इससे ढेर सारी बातें आएंगी, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि होम्योपैथी सिस्टम का भी यूज किया जा सकता है या यूज करना है, और होम्योपैथी की ये दवाइयां इस बीमारी को ठीक कर सकती हैं, ये कभी नहीं बताया जाएगा। आयुर्वेद की बात नहीं आएगी कि आयुर्वेद में ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जिसका यूज करके हम इन सब सिम्टम से, यानी इन बीमारियों से बचने के लिए जो जरूरी इम्यूनिटी है उसको शरीर में पैदा कर सकते हैं, ये नहीं बताया जाएगा। सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये टेस्ट करवाइए, ऐसे होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो एक क्रोनोलॉजी जनरेट की जाएगी, उस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए कुछ पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कुछ यानी मेडिकल साइंस का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और वो बेसिक नॉलेज हर एक आदमी के पास तो होता नहीं। तो रिजल्ट क्या है? डरना है। डरने की कोई बात नहीं। इन सिम्टम्स को अगर रिपेट्राइज करेंगे तो होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन आ जाती है, और एक नक्स भूमिका, दूसरा बेलाडोना। इस नक्स भूमिका और बेलाडोना का आप यूज करें अगर इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, ऐसे कुछ होगा नहीं। नक्स भूमिका और बेलाडोना आप अपने घर पे रखे रहें, या फिर जब भी दिक्कत हो तो खरीद लें। ऐसा नहीं खरीद के आप रख लेंगे ढेर सारा तो क्राइसिस हो जाएगी, पता लग वही नहीं मिल रही है। तो कोशिश करें इसका छोटा सा 5-10 ml नक्स भूमिका, 5-10 ml बेलाडोना। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे मेरा तो ये आपके घर पे होगा शायद, आप इसी का यूज करें। तो पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पावर की दवा यूज करें, 4 बूंद सुबह दोपहर शाम। डायरेक्ट जी पर यूज करें या फिर छोटा बच्चा तो 1 चम्मच पानी में घोल के दें। और दूसरी दवा है नक्स भूमिका, इसको रात को 4 बूंद दे दीजिए। अब कुछ कह रहे हैं कि इसको हम अभी से खाते रहे, वायरस नहीं होता, इसकी कोई जरूरत नहीं। कह रहे हैं आपको डरना नहीं, पहली बात आपको डरना नहीं है, आप रखे रहिए, जरूरत पड़ेगी तो खा लीजिएगा। पहले से नहीं खाना शुरू कर दें, चलो अच्छा खाना शुरू कर देना, इसको अब आ रहा है, यानी अब आ रहा, डर जाना ही बीमारी को उत्पन्न होने के लिए बेस प्रदान कर देना है। तो डरे नहीं, सब समाधान है होम्योपैथी में, आयुर्वेद में और सिस्टम में भी है, लेकिन उसके पीछे जो कंस्पिरेसी चल रही है ना, उससे बचना है आपको बस। आपने पूरा वीडियो देखा, काम की बात समझ में आई, थैंक यू। फिर बटरफ्लाई रेस, ये काफी क्लियर कट दिखता है, यानी यहाँ पे जो नोज एरिया यहां से लेकर के पूरा चिक एरिया में। एसएलई का फुल फॉर्म है सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसस। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जो खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन बॉडी है इस तरह से, अब इस ह्यूमन बॉडी की अपना एक इम्यून सिस्टम है, और ये जो इम्यून सिस्टम है हर एक आदमी में होता है, उसके शरीर को प्रोटेक्ट करता रहता है एनवायरमेंटल फैक्टर से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से, यानी जितने भी हार्मफुल एजेंट हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे शरीर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखता है, शरीर को स्वस्थ रखने में रिस्पॉन्स प्ले करता है इम्यूनिटी वाला सिस्टम। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, यानी जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, इसका जो इम्यून सिस्टम है इसी को नुकसान पहुंचा रहा है, खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे, तब उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
कई बीमारियां जिनके एग्जैक्ट काज पता नहीं चलते लेकिन फिर भी होती हैं, जैसे सोरियासिस है। ऐसी सभी बीमारियों को एक कैटेगरी बनाई गई है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। यानी यहां भी एसएलई भी कुछ इसी टाइप का है कि इसकी खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचा रही है। और ये डिजीज कैसी है? सिस्टमिक डिजीज है। सिस्टमिक डिजीज मतलब ऐसे डिजीज सिस्टमिक डिजीज माने जाते हैं जो कि पूरे शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, उनका इंपैक्ट पूरे शरीर को प्रभावित करता है। जैसे डायबिटीज है, वो भी एक सिस्टमिक डिजीज है। यानी डायबिटीज का इंपैक्ट होता तो पैंक्रियास की गड़बड़ी की वजह से है, लेकिन पूरी शरीर को अफेक्ट करता है। तो ऐसी बीमारियां जो पूरे शरीर को अफेक्ट करती हैं उनको सिस्टमिक डिजीज बोलते हैं। तो फिलहाल एसएलई जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। खुद की इम्यूनिटी खुद को नुकसान पहुंचाने लगे तब आप समझ लीजिए कि उस डिजीज को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, उस छोटे से परिवार में 4-5 लोग हैं। इस तरह से ये 4-5 लोग मिल के अगर काम करते हैं तो परिवार की ग्रोथ और बेहतर होगी। हाँ? लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि 3 लोग तो मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन एक चौथा जो है परिवार के विरुद्ध काम कर रहा है। तो उस परिवार में एक बीमारी आ गई है और उसी बीमारी को बोलते हैं कि खुद से नुकसान पहुंचा रहा है अपने परिवार को। तो इस तरह से एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। सिम्टम्स क्लियर कट हैं। ल्यूपस मींस स्किन पर अफेक्शन आएगा। अब देखिए स्किन पर अफेक्शन है यानी स्किन पर कुछ बीमारियां हैं। सिम्टम्स हैं, रेड रैश आ जाते हैं, खासतौर से धूप में जाने से उस रैश की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बटरफ्लाई रैश यानी यहाँ पे नाक पे इस तरह से होते हैं। तो कई सिम्टम्स हैं, अगर उनको देखें तो इस तरह से लिखे हैं, लेकिन उसका काज अगर देखा जाए, जो एसएलई का जो काज है वो जेनेटिक भी हो सकता है। यानी कुछ लोगों को पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करते हो, इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाते हो। तो एनवायरमेंटल भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है, हार्मोन के प्रभाव की वजह से भी हो सकता है, और सर्टेन कुछ मेडिसिन लगातार आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो यही कारण है, ये 4 कारण है। और सबसे पहले कहां पे होगा? स्किन पर। स्किन पर रैसेस इस तरह से बनेंगे, सनलाइट में जाने पे दिक्कत बढ़ेगी। उसके बाद फिर जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। उसके बाद किडनी और ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। यानी किडनी और ब्रेन को अफेक्ट करने की संभावना बहुत कम है। सबसे ज्यादा संभावना किसको है? स्किन को है। उसके बाद जॉइंट्स के हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस तरह से पूरी शरीर की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देने की जो बीमारी है उसमें से एक है एसएलई। इस तरह से शरीर के किसी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। सबसे प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है? स्किन को, क्योंकि शरीर का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन ही है। लोगों की धारणा होती है कि लीवर है, इस तरह से कुछ और है, लेकिन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? स्किन है। स्किन लगातार हम लोगों को एनवायरमेंटल फैक्टर से, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से जो एयर में है, हवा में है, उन सबसे बचाए रखता है। यूं समझिए कि स्किन की सेंसिटिविटी इतनी है कि जैसे एक चींटी अंदर चली जाती है, कपड़े के अंदर चली जाती है तो पता चलने लगता है कि चींटी चली गई है, चींटी रेंग रही है, लेकिन इतना कपड़ा पहने पता नहीं चल रहा है। तो सेंसिटिविटी जो स्किन की है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती रहती है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि कुछ बड़े ऑर्गन और हैं। तो स्किन शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उसी पर इंपैक्ट आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एसएलई का फर्स्ट टाइम। तो देखिए स्किन इफेक्ट होगा, उसके बाद जॉइंट्स, फिर किडनी, फिर ब्रेन। सिम्टम्स की अगर बात करें तो चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथ। जब तेज से खींच के सांस लेते हैं तो चेस्ट में पेन होने लगता है। ऐसे सांस खींचे तो सांस अंदर खींचते समय चेस्ट में पेन हो रहा है, तो पहला सिम्टम्स इस तरह से। फीवर, फटीग, हल्का हल्का बुखार और थकान सी। फीवर, फटीग, चेस्ट पेन। फिर बटरफ्लाई रेस, एक काफी क्लियर कट दिखता है, यानी यहाँ पे जो नोज एरिया यहां से लेकर के पूरा चिक एरिया में बटरफ्लाई रेस हो जाता है। रेस की इंटेंसिटी धूप में जाने से बढ़ जाती है, तो बटरफ्लाई रेस। माउथ सोर, जो मुंह है उसके अंदर सोर भी हो सकते हैं, मतलब छाले भी पड़ सकते हैं मुंह के अंदर, और हेयर लॉस भी हो सकता है और वेट लॉस भी हो सकता है। तो यही कॉमन सिम्टम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही देखे जाते हैं। तो चेस्ट पेन, फीवर, फटीग, तो इस तरह के सिम्टम्स बटरफ्लाई रेस अगर आ रहे हैं
तो उसकी कैटेगरी आप समझ लें कि SLE है। अब इस SLE के लिए होम्योपैथी में कुछ समाधान है। अगर इस सिम्टम्स को देखा जाए तो इस सिम्टम्स को जो सबसे अच्छे से कवर करती है वो दो मेडिसिन है, एक फास्फोरस है और दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक। इन सभी सिम्टम्स को कवर करती हैं फास्फोरस और आर्सेनिक। इन्हीं दोनों मेडिसिन से अधिकतर संभावना है कि ये जो SLE है वो ठीक होगा। लेने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप फास्फोरस 1 mg पावर की लें, हफ्ते में 1 दिन सुबह 4 बूंद पर लें। बाकी बचे 6 दिनों में आर्सेनिक सुबह लें 4 बूंद, एक टाइम बस लेना है, रिपीट नहीं करना है, मतलब सुबह दोपहर शाम नहीं लेना और 6 दिनों तक लेना है, मंडे टू सैटरडे। अगला संडे आ जाए तब फिर फास्फोरस ले लेना है। इस तरह से फास्फोरस हफ्ते में 1 दिन कुल 4 हफ्ते तक लें और आर्सेनिक 30 सुबह 4 बूंद जीभ पर लें। इस तरह से आर्सेनिक और फास्फोरस से ज्यादा संभावना है कि SLE जो हुआ है वो ठीक होगा। इस तरह से काम के बाद कुछ भी एक लाइन भी अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।